हेलो। कैसे हो बेटा? बढ़िया ना? पढ़ाई हो रहा है ठीक से? कहाँ तक हुआ है? अच्छा। अच्छा, सर ने जहाँ तक पढ़ाया है उससे आगे का पार्ट मैं पढ़ा देता हूँ अभी। सर का तो पता है एक्सीडेंट हुआ था तो इसलिए अभी कुछ दिन मेरा ही क्लास शायद लगेगा। तो उसके बाद तो फिर से सर कंटिन्यू करेंगे। देखो, सर ने प्लाज्मा तक पढ़ा दिए थे ना। तो आज मैं फॉर्म एलिमेंट के बारे में बताऊंगा, जो इसका एक और नाम देखोगे ब्लड कॉर्पस्कल। तो प्लाज्मा तक जो भी चीज़ें हो गया उसके बारे में एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ। तो जो ब्लड है दो कंपोनेंट से बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल। तो प्लाज्मा के अंदर देखोगे बहुत सारे प्रोटीन सब्सटेंस प्रेजेंस होता है जो इनएक्टिव कंडीशन पे है। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर उसमें एक मेन प्रोटीन है, जैसे देखोगे प्रोथ्रोम्बिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जो इनएक्टिव कंडीशन पे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंस होता है। बट उसका प्रोडक्शन प्लाज्मा पे नहीं होता है, उसका प्रोडक्शन होता है लिवर पे। बट वो आकर स्टोर होता है कहाँ पे? ब्लड के अंदर, जो प्लाज्मा पे। अब जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है तब वो एक्टिवेट फॉर्म पे आता है। जैसे किसी भी एरिया पे मान लो फ्रैक्चर होगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पे देखोगे वहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन का भी रिक्वायरमेंट होता है। और साथ में वहाँ पे पहले प्रोथ्रोम्बिन का रिक्वायरमेंट होगा। प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव कंडीशन पे रहता है वो एक्टिव होकर थ्रोम्बिन पे कन्वर्ट होगा। फिर वहाँ पे फाइब्रिनोजन का भी रिक्वायरमेंट होगा, जो फाइब्रिनोजन बाद में फाइब्रिन पे कन्वर्ट होता है। तो उसको छोड़कर भी देखोगे वहाँ पे एल्बुमिन एल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंस होता है। एल्बुमिन का मेन काम क्या होता है? ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना। साथ में देखोगे ग्लोबुलिन प्रोटीन भी प्रेजेंस होता है। देखो, बाहर पे जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़ाया जा रहा है, कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि बहुत हद तक पढ़ाया जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना तो पढ़ लो। और साथ में तुमको स्पेसिफिकली एनसीईआरटी के अंदर जो लाइन मेंशन है उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, वो लाइन मिस्ड नहीं होना चाहिए। वहाँ पे उस लाइन का जो भी मीनिंग होगा, जितना भी डेप्थ पार्ट पे समझना होगा तो उसको समझ लेना। जैसे देखोगे वहाँ पे एल्बुमिन था, ग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में था। ग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में एनसीईआरटी बुक पे बहुत ब्रीफली मेंशन्ड है। बस वहाँ पे इतना ही टच करके गया है कि ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रेजेंस होता है। देखो कि ग्लोबुलिन प्रोटीन के अंदर भी बहुत सारे टाइप होता है। तो जो आईजीजी होता है, तो आईजीजी का भी देखोगे आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीएम, आईजीए। तो वहाँ पे भी 5 टाइप होता है। 5 टाइप के बारे में भी पढ़ेंगे भी तो वो और भी डिटेल्स हो जाता है। तो आज मैं उतना और बैक पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आगे का पार्ट भी पढ़ाना होगा। तो ब्लड कॉर्पस्कल के बारे में पढ़ाता हूँ। यहाँ पे देखो। देखो, हमारे बॉडी पे कॉन्टिन्यूसली जो ब्लड सेल है वो फॉर्म हो रहा है और डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। क्योंकि इसलिए इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए इनको रीजनरेट करना पड़ता है बॉडी के अंदर। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे बॉडी पे ब्लड सेल का फॉर्मेशन एक दिन बन गया और वो लाइफ टाइम हम जितने दिन तक हम जिंदा रहेंगे उतने दिन तक वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। हर एक सेल का देखोगे बॉडी के अंदर कोई ना कोई एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। जैसे हम एजेड हो जाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे भी देखोगे बॉडी के अंदर जो सेल है उसका नंबर भी धीरे धीरे कम होता जाता है ना। तो हर एक बॉडी के अंदर जैसे हर एक सेल का एक स्पेसिफिक लाइफ टाइम होता है,
तो उनमें से भी देखोगे जो ब्लड कॉर्पसल के बारे में बताऊंगा, जो ब्लड सेल है इनका भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जितने दिन तक वो जिंदा रहता है, उसके बाद वो दोबारा उसका डेथ हो जाता है, फिर से बनाया जाता है बॉडी के द्वारा। अब उस हिसाब से देखोगे जो ब्लड कॉर्पसल है, एक तो ये माइन्यूट साइज का होता है और इट इज कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, इट इज कॉन्टिन्यूसली regenerate in the body अब देखोगे इसको रीजनरेशन बिकॉज ऑफ देयर शॉर्ट लाइफ स्पैन। क्लियर है ना? हाँ। हाँ? अच्छा देखो मेरे को ना हिंदी पे लिखना नहीं आता है, सच बता रहा हूँ। अच्छा जो चीज़ें बता, हाँ इसको मैं समझा दूंगा, ऐसा नहीं है कि हिंदी पे नहीं समझा रहूंगा, समझा दूंगा, जो भी लाइन लिख रहा हूँ मैं हिंदी पे समझा दूंगा, बट मेरे को हिंदी पे लिखना नहीं आता है, मतलब लिखूंगा भी तो बहुत स्लो होता है, इसलिए लिखता नहीं हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ जो ब्लड कॉर्पसल होता है इसका जो साइज होता है, आ जाओ, जो ब्लड कॉर्पसल होता है इसका साइज बहुत छोटा होता है और ये बॉडी से कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होता है। अब इसलिए देखोगे बॉडी के अंदर ये, क्योंकि इसका लाइफ स्पेन कम होता है इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ कि इसका जो लाइफ स्पेन मतलब वो जितने टाइम तक वो बॉडी के अंदर वो लिविंग कंडीशन पे रहता है, तो उसके बाद जैसे इसका डेथ हो जाएगा दोबारा इसका फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट होगा। देखो मान लो एक बार मान लो बॉडी के अंदर एक दिन के अंदर देखोगे पर मिनट पे जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो 2 मिलियन आरबीसी, अप्रोक्स 2 मिलियन आरबीसी पर मिनट पे बॉडी पे फॉर्म हो रहा है। अब उस हिसाब से मैं ये मान के चलूंगा कि 2 मिलियन आरबीसी एक बार बॉडी के अंदर फॉर्म हो गया, इसके बाद इसका दोबारा रीजनरेट ना होगा, तो उस कंडीशन पे देखोगे आरबीसी नहीं होगा। तो एक तो देखोगे आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो अप्रोक्स एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है। अब 120 दिन के बाद तो वो आरबीसी मर जाएगा, तो उसके बाद मेरे को आरबीसी तो दोबारा बनाना पड़ेगा ना। जितने आरबीसी एक्चुअली बॉडी के अंदर फॉर्म होता है डेली उसका 1% हमेशा डेथ हो जाता है। हर दिन जितना आरबीसी बॉडी के अंदर फॉर्म होता है उनमें से 1% डेली उसका डेथ भी हो जाता है। इसलिए दोबारा बॉडी रीजनरेट करता है, क्योंकि जैसे जैसे बचपन से लेकर एडल्टहुड तक हमारे बॉडी पे आरबीसी का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा और सिचुएशन के हिसाब से भी आरबीसी का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। जैसे मान लो तुम रेस्टिंग कंडीशन पे नॉर्मली बैठे रहोगे तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे तुम्हारा बॉडी पे जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा वो कम होगा, बट जैसे ही एक्सरसाइज करोगे तो उस टाइम पीरियड पे तुम्हारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, ज्यादा चाहिए होगा, तो आरबीसी का भी वहां पे सप्लाई ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंस है जो ऑक्सीजन का कैरियर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। तो वो बॉडी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो पहले तो ये देख लो कि इसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल है वो कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रहा है। अब इनका जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल और ब्लड कॉर्पसल बोला जाता है हीमोपोएसिस। ए ब्लड सेल का क्या ब्लड कॉर्पसल का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है हीमोपोएसिस। आप यहाँ पे देखोगे ये जो हीमोपोएसिस होता है इनके लिए जो सेल मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है ये एक हीमोपोएटिक टिश्यू होता है, इनका ही एक प्रिमिटिव रेटिकुलर सेल होता है जिनको बोला जाता है हीमोसाइटोब्लास्ट।
और ये हीमोसाइटोब्लास्ट एक्चुअल में स्टेम सेल के तरह काम करता है। अच्छा, यहाँ पे शायद तुमने ये हीमोपोएटिक टिश्यू के बारे में भी शायद नाम नहीं सुना होगा। ये प्रिमिटिव रेटिकुलर सेल जो बता रहा हूँ सेल टाइप, इसके बारे में शायद नहीं सुना होगा। और ये हीमोसाइटोब्लास्ट के बारे में भी शायद नहीं सुना होगा, बट स्टेम सेल के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा। स्टेम सेल वो सेल होता है जहां से कोई भी सेल का रीजेनरेशन होता है बॉडी के अंदर। अब देखो, ये जो मैंने बोल रहा हूँ ब्लड कॉर्पसल का जो फॉर्मेशन होने का प्रोसेस, मतलब बनने का जो प्रोसेस है, उसको बोला जा रहा है हीमोपोएसिस। और ये जिस पर्टिकुलर टिश्यू से फॉर्म होता है उसको बोला जाता है हीमोपोएटिक टिश्यू। देखो सिमिलर टर्मिनोलॉजी होता है, यहाँ पे हीमो है, जब भी कोई चीज जनरेट हो रहा है ना, वहां पे हमेशा टर्मिनोलॉजी आएगा पोएसिस। और यहाँ पे क्योंकि उस पर्टिकुलर टिश्यू से फॉर्म हो रहा है, जिस पर्टिकुलर टिश्यू से फॉर्म हो रहा है, इसको बोला जा रहा है हीमोपोएटिक टिश्यू। और वहां पे जो सेल है इसी को बोला जाता है हीमोसाइटोब्लास्ट सेल। और यहाँ पे देखोगे ये जो सेल है ये एक्चुअल में प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, मतलब एक्चुअल में फास्ट बनता है बॉडी के अंदर। तो इसलिए प्रिमिटिव रेटिकुलर मतलब एक जगह पे बहुत सारा होता है, तो इसलिए रेटिकुलर, मतलब रेटिकुलर जब भी टर्मिनोलॉजी आता है नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट होता है, उसी को रेटिकुलर बोला जाता है। और ये जो हीमोसाइटोब्लास्ट है वो एक्चुअल में वन टाइप ऑफ स्टेम सेल है, जिससे बाकी जो ब्लड कॉर्पसल होगा सबका प्रोडक्शन यहां से ही होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो, अब एनसीईआरटी बुक पे आते हैं। किसका? हाँ, करूंगा बेटा। अरे उतना पता है। अच्छा देखो, जो ब्लड सेल है इसको मेनली थ्री टाइप पे डिवाइड किया जाता है: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। देखो इसी का और भी नेमिंग होता है। आरबीसी को रेड ब्लड सेल बोला जाता है, इसी को एरिथ्रोसाइट सेल भी बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल बोला जाता है, इसको व्हाइट ब्लड ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल भी बता सकते हैं। देखो कि बायोलॉजी पे ना एक चीज का बहुत सारी नेमिंग होता है। और यहाँ पे प्लेटलेट का देखोगे थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। ये तो पता है ना? आरबीसी को रेड ब्लड सेल, उसी का ही एक और नाम है एरिथ्रोसाइट। यहाँ पे भी रेड ब्लड कॉर्पसल भी मैं लिख सकता हूँ। तो ये हो गया मेनली थ्री ब्लड का टाइप, मतलब जो ब्लड सेल का टाइप। अब एक एक के बारे में हम डिटेल्स बताएंगे और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ से होता है, उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगा। देखो, अब मैं फर्स्ट रेड ब्लड सेल के बारे में बताता हूँ। पहले तो इसका ओरिजिन देख लेते हैं, कहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है, फिर इसके फंक्शन के बारे में बताऊंगा और इसका प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताऊंगा। देखोगे जो आरबीसी होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन किसी को पता है कहाँ पे होता है? बोन मेरो से होता है। देखो जो बोन मेरो से बता रहे हो ना, वो एडल्ट कंडीशन पे होता है। जब हम बचपन के टाइम पे, मतलब एम्ब्रायो कंडीशन पे, जब हम मदर बॉडी के अंदर होता है तब दूसरा रीजन से इसका फॉर्मेशन होता है। देखोगे, अच्छा मैं दो कंडीशन लिख रहा हूं: ड्यूरिंग एम्ब्रायो स्टेज और ड्यूरिंग एडल्ट कंडीशन। मेरा हैंड राइटिंग समझ में आ रहा है ना?
अब देखो, जब हम एम्ब्रायो कंडीशन पे रहते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे लिवर, प्लेन, और वहां पे देखोगे जो एम्ब्रायो सैक होता है वहां से इसका फॉर्मेशन होता है, और एडल्ट कंडीशन पे देखोगे बोन मैरो से बनता है। ठीक है। जब इनिशियल कंडीशन होता है वहां पे भी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे भी बोन मैरो से बन सकता है, बट जो मोस्ट ऑफ द बनता है देखोगे वो क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बॉडी के अंदर जो बोन मैरो देखोगे वो कहाँ पे प्रेजेंस है, लॉन्ग बोन पे प्रेजेंस होता है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पे जब एम्ब्रायो कंडीशन पे हमारे बॉडी के अंदर जो लॉन्ग बोन का फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, जिसके वजह से वहां पे बोन मैरो का प्रेजेंस ही नहीं होता है। बट उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बॉडी को तो ब्लड चाहिए, मतलब जो एम्ब्रायो है उनको भी ब्लड का सप्लाई चाहिए होता है। तो उस कंडीशन पे देखोगे लिवर, स्प्लेन, एम्ब्रायो सैक, यहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है, और एडल्ट कंडीशन पे बोन मैरो से फॉर्मेशन होता है। अब देखो, इनका एक स्टेज लिख रहा हूं, इसका प्रॉपर ओरिजिन। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फर्स्ट देखोगे हीमोसाइटोब्लास्ट, जिसको मायोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट सेल भी बोला जाता है। हीमोसाइटोब्लास्ट जो होता है इसको माइलोब्लास्ट सेल भी बोला जाता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, इसके बाद आता है बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, इसके बाद होगा पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, इसके बाद होगा ओलिगोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, इसके बाद इस पार्ट पे मैं लिखता हूं, इसके बाद देखोगे मैच्योर्ड आरबीसी। अब देखोगे हर एक पार्ट पे यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है। अच्छा, अगले पार्ट लिखना था क्या? आगे का पार्ट लिख लिया? अच्छा, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट जो फॉर्म होगा वो हीमोसाइटोब्लास्ट सेल से मैंने बताया था, और हीमोसाइटोब्लास्ट के बाद मतलब वहां पे देखोगे जो हीमोसाइटोब्लास्ट है वो माइलोब्लास्ट सेल भी बोला जाता है। वहां पे दो टाइप का टिश्यू प्रेजेंस होता है, एक तो माइलोब्लास्ट होता है और एक लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंस होता है, तो लिम्फ नोड से भी बनता है। तो यहाँ पे हीमोसाइटोब्लास्ट से बनता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद होता है बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, और एक होता है पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद ओलिगोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद बनता है मैच्योर्ड आरबीसी। अब यहाँ पे हर एक पार्ट पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता है। जैसे देखोगी हीमोसाइटोब्लास्ट के बाद जब प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन पे सेल का डिफरेंशिएशन होता है। और इस पर्टिकुलर स्टेज पे देखोगे कुछ राइबोसोमल आरएनए का फॉर्म होता है, जो यूज हो जाता है, इट इज यूज्ड इन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन।
और यहां पे देखोगे जो बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट होगा, यहां पे भी पॉलीक्रोमेटिक here also synthesized more ribosomal RNA. अच्छा, यहाँ पे एक स्टेज छूट गया, रुको। एक रेटिक्यूलोसाइट छूट गया। अब इस कंडीशन पे देखोगे पॉलीक्रोमेटिक के केस में इट इज द इनिशिएशन ऑफ HB फॉर्मेशन, और जो ओलिगोक्रोमेटिक देखोगे इट इज द एंडिंग ऑफ, आ जाओ, कौन सा बैज है तुमको पता नहीं है क्या? रिलीज ऑफ न्यूक्लियस, और ये देखोगे अनन्यूक्लिएटेड मैच्योर्ड आरबीसी। बताओ, लाइट तो गया ना? ठीक है, देखो तो यहाँ पे देखोगे आरबीसी का जो फॉर्मेशन के पीछे जो स्टेप है, देखो एनसीईआरटी बुक में था एक्चुअल में आरबीसी कैसे फॉर्म हो रहा है उसके बारे में नहीं बताया गया। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक्चुअल में आरबीसी का जो शेप है वो कैसे चेंजेस होता है और कैसे उसका सरफेस एरिया भी बढ़ता है, और साथ में देखोगे वो ये यंग कंडीशन से लेकर मतलब इमेच्योर कंडीशन से लेकर मैच्योर्ड आरबीसी का कैसे फॉर्म होता है। तो पहले देखो, पहले जो हीमोसाइटोब्लास्ट या माइलोब्लास्ट सेल होता है वो सेल डिफरेंशिएशन, देखो सेल डिफरेंशिएशन कैसे होता है, मतलब एक सेल से एक और सेल को मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, मतलब सेपरेट कैसे करूंगा। तो उस पर्टिकुलर, क्योंकि वो इनिशियल कंडीशन पे देखोगे मतलब स्टार्टिंग पे जब उसका फॉर्मेशन होता है बनता है तो उस कंडीशन पे देखोगे वो इमेच्योर होता है। तो इमेच्योर से मैच्योर स्टेज पे जाने के लिए उसको सेल डिवाइड होना पड़ेगा, सेल का ग्रोथ होगा। तो सेल ग्रोथ और जब डिवाइड होता है तो उसके बाद जो सेल बनता है उसको बोला जाता है प्री एरिथ्रोब्लास्ट। और ये कंडीशन कैसे आता है, सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिफरेंशिएशन के अंदर ही एक्चुअल में सेल का ग्रोथ भी हो रहा है और सेल का डिवीजन भी हो रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है इसको बोला जाता है बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। तो बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज पे यहाँ पे क्या होगा, मेनली देखोगे यहाँ पे जो राइबोसोमल आरएनए है इसका फॉर्मेशन होता है, और ये जो राइबोसोमल आरएनए है इसका यूटिलाइजेशन होता है हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन के लिए। जो राइबोसोमल आरएनए है इसका यहाँ पे प्रोडक्शन होता है और इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि ये तो पता है ना जो ह्यूमन के अंदर मैच्योर्ड आरबीसी है वहाँ पे जो आरबीसी होता है उस पर न्यूक्लियस नहीं होता है, बट यंग कंडीशन पे देखोगे जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उस कंडीशन पे न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है। बट धीरे धीरे जैसे उसके अंदर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, हीमोग्लोबिन आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद न्यूक्लियस भी हट जाता है और भी बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे भी हट जाएगा। तो जिसके वजह से उसके अंदर आरबीसी के अंदर मेनली जो चीज बचा रहता है वो है हीमोग्लोबिन, जो एक्चुअल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैरी करता है। अब देखो पॉलीक्रोमेटिक कंडीशन, देखो क्रोमेटिक जब भी टर्मिनोलॉजी आ रहा है एक्चुअल में कलर को डिफाइन कर रहा है। देखो जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए देखोगे इस स्टेज पे आकर एक्चुअल में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। और यहाँ पे जो ओलिगोक्रोमेटिक स्टेज है इस कंडीशन पे आकर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन
खत्म हो जाएगा। जैसे ही हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन खत्म हो जाएगा, अब इसका एक काम होगा, जो न्यूक्लियस है इसको बाहर निकालना होगा। तो जैसे ही न्यूक्लियस को बाहर निकाल देंगे तो उसके वजह से इसका जो सर्कुलर शेप मेंटेन था, ये एक्चुअल में सर्कुलर शेप मेंटेन ना होकर वो बाइकॉन्केव शेप पे आ जाता है। तो जिसके वजह से देखोगे बाइकॉन्केव शेप होने की वजह से उसका जो सरफेस एरिया होता है और भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से और भी ज्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो कैरी कर सकता है। क्लियर है? लिख लो। हाँ, कौन से टॉपिक? अच्छा ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ये स्टेप याद रहेगा ना? फर्स्ट कौन सा होगा? माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट के बाद प्री एरिथ्रोब्लास्ट, इसके बाद बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, इसके बाद पॉलीक्रोमेटिक, ओलिगोक्रोमेटिक, उसके बाद रेटिक्यूलोसाइट, उसके बाद मैच्योर्ड आरबीसी। और कहां पे कौन सा चेंजेस हो रहा है ये भी समझ में आ रहा है, और क्यों हो रहा है ये भी समझ में आ रहा है। तो इसके बाद यहां पे एक चीज लिख देता हूं, रिलीज ऑफ न्यूक्लियस होगा, और इसके वजह से साइज ऑफ आरबीसी, साइज नहीं शेप लिखना पड़ेगा, शेप ऑफ आरबीसी चेंज होगा। यहां तक एक्चुअल में जो शेप था सर्कुलर था, और इस कंडीशन पे आकर इसका शेप हो जाएगा बाइकॉन्केव। क्लियर है ना? अब देखो, इसके बाद आरबीसी का शेप भी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमको रेट करना है। शेप ऑफ आरबीसी स्पेशली देखा जाए तो मैच्योर्ड आरबीसी। तो आरबीसी का जो शेप देखोगे मैच्योर्ड आरबीसी का, एक तो ये बाइकॉन्केव होता है, और ये जो बाइकॉन्केव शेप के वजह से इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ आरबीसी। और आरबीसी का ये जो बाइकॉन्केव शेप का जो अरेंजमेंट देखोगे, अब ऐसे बहुत सारी बाइकॉन्केव आरबीसी एक जगह पे इकट्ठा होता जाता है, एक स्टैक लाइक अरेंजमेंट आता है, जिसको बोला जाता है राउलेक्सिया। राउलेक्स फॉर्मेशन भी बता सकता हूं। अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल आरबीसी, मल्टीपल आरबीसी in a stack like structure is known as राउलेक्स अरेंजमेंट। क्लियर है? मतलब ऐसे बहुत सारी आरबीसी देखोगी एक जगह पे, ऐसे एक छोटा स्ट्रक्चर नहीं तो ड्रॉ कर देता हूं।
एक्चुअल में 3D फिगर लेना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये स्टैग लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो इसके ऊपर करना होगा। एक्चुअल में 2D स्ट्रक्चर आ रहा है ना, इसको इस तरीके से लाना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, फिर कोई फायदा नहीं है। अब देखो कि कुछ ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे जो आरबीसी होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है। अच्छा, यहाँ पे बाइकॉन्केव के साथ साथ इन फ्यू मैमल आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड। कोई ऑर्गेनिज्म पता है? कैमल्स की बॉडी पे लामा होगा, कैमल्स होगा, कैमल्स, लामा। लामा के केस में शायद स्पेलिंग डबल एल होता है, एक बार देख लेना। ये कुछ ऑर्गेनिज्म होता है जिनके, ये मैमल्स होता है जिनके केस में जो आरबीसी होता है नॉन न्यूक्लिएटेड होता है जनरली। वहां पे देखोगे एक टर्मिनोलॉजी होता है, मोस्ट ऑफ द मैमल के बॉडी पे एनसीईआरटी का लाइन देखोगे कि सारी मैमल्स के बॉडी पे आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द मैमल। देखो बायोलॉजी पे जब भी क्वेश्चन आता है ना, उस जगह पे घुमाया जाता है जहां पे मोस्ट ऑफ द टर्मिनोलॉजी होगा, ऑल टर्मिनोलॉजी होगा, सम ऑफ द टर्मिनोलॉजी होगा। वहां पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को चेंजेस करके उसका स्टेटमेंट को चेंज किया जाता है। तो उस टाइप का कोई भी टर्मिनोलॉजी होगा तो उसको अच्छे से मार्किंग करके रखना और मल्टीपल टाइम वहां पे रिवीजन भी करना। तो इस केस में भी देखोगे हमारे बॉडी पे जो मोस्ट ऑफ द मैमल, इन मोस्ट ऑफ द मैमल आरबीसी आर नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक है, यहां पे ये मोस्ट टर्मिनोलॉजी को याद रखना। अब ये हो गया आरबीसी का न्यूक्लियस का प्रॉपर्टीज। साथ में न्यूक्लियस को छोड़कर यहाँ पे बाकी ऑर्गेनेलिज भी यहाँ पे नहीं होता है। जैसे देखोगे जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है ये भी एब्सेंट होता है इन मैच्योर्ड आरबीसी। माइट्रोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। माइट्रोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा तो क्या होगा? रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो फिर इनको न्यूट्रिशन कहां पे मिलेगा, इनको एनर्जी कहां से आएगा आरबीसी को? रेस्पिरेशन तो होगा बट एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें एनर्जी कंटेंट बहुत कम होता है। और देखो ये आरबीसी के अंदर जो बाकी ऑर्गेनेलिज है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बोडिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, इसको निकाला जाता है इसलिए क्योंकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन का डिपोजिशन हो और उसके वजह से बॉडी के अंदर मतलब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है वो बढ़ जाए। क्लियर है ना? उसके वजह से ये सारी ऑर्गेनेलिज को आरबीसी से निकाला जाता है। अब आरबीसी का और कुछ प्रॉपर्टीज मैं बताता हूं। अच्छा, इसका नंबर देखो, एनसीईआरटी बुक पे नंबर भी पढ़ना होगा। पहले तो एनसीईआरटी बुक पे जो जो डेटा है उसको लिख देता हूं। इसका नंबर देखोगे फीमेल के मेल के बॉडी पे अप्रोक्स 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंस होता है। ये सारी अप्रोक्स होगा टर्मिनोलॉजी से पहले। इन मेल और फीमेल के बॉडी पे देखोगे अप्रोक्स 4.5 मिलियन होगा। और बच्चों के बॉडी पे एक्चुअल में ज्यादा होता है, जो इन्फेंट होता है उनके बॉडी पे ज्यादा होता है।
अप्रोक्स 6.8 मिलियन आरबीसी प्रेजेंस होता है पर 100 ml ब्लड पे, यहाँ पे लिख लेना पर 100 ml ऑफ ब्लड, और यहाँ पे इन्फेंट के बॉडी पे। जो बच्चों होता है, बच्चों के बॉडी पे एक्चुअल में आरबीसी का कंटेंट ज्यादा होता है। उसके बाद आरबीसी का सेव हो गया, नंबर हो गया। अच्छा, पहले एनसीईआरटी बुक का जो जो डेटा है वो लिख देता हूं। लाइफ स्पैन, तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन देखोगे, ये एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है 120 डेज का होता है। एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज, 120 दिन का होता है। क्लियर है? अब देखो कौन कौन सा पार्ट छूट गया है, एक बार देख लेता हूं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज इसके साथ ही लिख देता हूं। आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, इसको बोला जाता है, प्रोसेस को एरिथ्रोपोएसिस, और यहां पे देखोगे ल्यूकोपोएसिस, और यहां पे हो जाएगा थ्रोम्बोपोएसिस। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ब्लड सेल का फॉर्मेशन को बोला गया था हीमोपोएसिस। सिमिलरली देखोगे आरबीसी का जो फॉर्मेशन है इसको बोला जाता है एरिथ्रोपोएसिस, और सिमिलरली देखोगे ल्यूकोसाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा ल्यूकोपोएसिस, और थ्रोम्बोसाइट का जो फॉर्मेशन हो जाएगा थ्रोम्बोपोएसिस। अब देखो, एक तो यहाँ पे उसका एवरेज लाइफ स्पैन हो गया। इसके बाद और कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं। आरबीसी का देखोगे हमारे ह्यूमन बॉडी के रेस्पेक्ट पे, मतलब एडल्ट कंडीशन पे जो मैं बता रहा हूं, रेड बोन मेरो से फॉर्म होता है। तो रेड बोन मेरो का भी देखोगे जो लॉन्ग बोन होता है, फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी, इन एडल्ट कंडीशन, इन एडल्ट स्टेज, ये कहां कहां से होता है? फ्रॉम बोन मेरो ऑफ लॉन्ग बोन। अब देखोगे रिप से हो सकता है, स्टर्नम से, ये सुना है ना? और साथ में देखोगे जो वर्टिब्री है, क्योंकि जितने भी लॉन्ग बोन होगा उस लॉन्ग बोन के अंदर जो बोन मेरो प्रेजेंस होता है, मैं एक बोन का एक फिगर ड्रॉ करता हूं। अब यहां पे देखोगे इसका 3 एरिया होता है। एक देखोगे एपीफाइसिस एरिया, इसके बाद देखोगे मेटाफाइसिस एरिया और डायाफाइसिस एरिया। ये रीड किया है ना? नहीं पता है? अच्छा ठीक है, नहीं पता है तो सुन लो। अब ये जो एपीफाइसिस एरिया होता है, यहाँ पे कुछ स्पॉन्जी स्ट्रक्चर प्रेजेंस होता है। यहाँ पे एक्चुअल में कुछ स्पॉन्जी स्ट्रक्चर प्रेजेंस होता है, और यहाँ का जो स्पॉन्जी बोन है, यहाँ पे एक्चुअल में रेड बोन मेरो प्रेजेंस होता है। जो एपीफाइसिस और मेटाफाइसिस और डायाफाइसिस, एपीफाइसिस एक्चुअल में जो एपिकल पार्ट होता है उसका जो पेरीफेरी रीजन होता है, बिल्कुल जो साइड का रीजन होगा उसको एपीफाइसिस बोला जाता है। इसके बाद यहां से लेकर जो यहां तक का रीजन होता है इसको बोला जाता है मेटाफाइसिस, और इसके बाद दोबारा होता है डायाफाइसिस, इसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस।
ए होता है प्रॉक्सिमल, और इस साइड पे भी एक और एपिफाइसिस होता है जिसको बोला जाता है डिस्टल एपिफाइसिस। मतलब इस रीजन से इसका फॉर्म हो रहा है, इसलिए प्रॉक्सिमल जो सामने का पार्ट होता है प्रॉक्सिमल, और पीछे का जो एरिया है उसको डिस्टल बोला जाता है। दोनों साइड पे एपिफाइसिस प्रॉक्सिमल और यहाँ पे डिस्टल, और इस साइड पे देखोगे एक मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस रीजन पे एक्चुअल में कुछ जो एलिमेंट होता है, एक मेटाफाइसिस एक रिंग का फॉर्म करता है। मतलब एक्चुअल में जो बोन का जो डेवलपमेंट होता है ना, जब ग्रोथ होता है, वो मेनली इस रीजन के वजह से ग्रोथ होता है। यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर का ही एक्चुअल में हाइट पे इंक्रीज होता है। मतलब यहाँ पे मेनली सेल डिवीजन होता है, जिसके वजह से जो बोन का साइज है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और यहाँ पे जो एपिफाइसिस रीजन बता रहा हूं, यहाँ पे रेड बोन मेरो प्रेजेंस होता है, और यहां से ही फॉर्म होगा किसका, आरबीसी का। कौन सा कंडीशन पे, एडल्ट कंडीशन पे। क्लियर है? हाँ बताओ। एसी टेम्परेचर बढ़ाना है, बंद करना है? ठीक है, 24 कर दिया। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है? जो मेम्ब्रेन होता है आरबीसी का, इसको डोनर मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। मतलब आरबीसी पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको डोनर मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। और इस मेम्ब्रेन का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, इट अलाउज इट इज permeable to Cl minus and HCO3 minus ion, and it is impermeable to Na plus and K plus ion। ये क्यों होता है, कोई एक्सप्लेन कर पाओगे? जो आरबीसी का मेम्ब्रेन होता है वो एक्चुअल में Cl माइनस और HCO3 माइनस आयन के लिए परमिएबल होता है, मतलब उसको क्रॉस करके जा सकता है। बट सोडियम और जो पोटेशियम आयन होता है इसको क्रॉस करके नहीं जाता है। देखो ब्रीथिंग चैप्टर हो गया ना, तो ब्रीथिंग चैप्टर पे नहीं रीड किया गया आरबीसी का। देखो वहां पे जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से जब HCO3 का फॉर्म हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्म होता है, वो बाइकार्बोनेट एक्चुअल में प्लाज्मा पे आता है आरबीसी से। फिर आने के बाद वहां पे जो NaCl होता है वो टूटकर सोडियम और क्लोराइड आयन पे प्रेजेंस होता है। तो वहां पे सोडियम के साथ बाइकार्बोनेट आयन बाइंड करके सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करता है। और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे देखोगे बाइकार्बोनेट आयन बाहर आने के वजह से जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नंबर आरबीसी के अंदर कम हो जाता है, जिसके वजह से उसको बैलेंस करने के लिए जो क्लोराइड आयन होता है वो दोबारा अंदर जाता है। तो उस जो फेनोमेना है उसको बोला जाता है क्लोराइड का शिफ्ट, हमबर्गर फेनोमेना जो बोला जाता है। तो इसलिए देखोगे एक क्लोराइड और HCO3 माइनस आयन के लिए परमेबल है, सोडियम और पोटेशियम आयन के लिए ये इम्परमेबल है, वो अंदर ही प्रेजेंस होता है। मतलब सोडियम जनरली देखोगे बाहर पे प्रेजेंस होगा मेम्ब्रेन पे, और अंदर पे देखोगे पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। मतलब इसलिए मेम्ब्रेन का जो परमेबिलिटी के वजह से मेम्ब्रेन के अंदर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना, जब भी कोई स्टिमुलस आता है मेम्ब्रेन के बाहर और मेम्ब्रेन के अंदर पे जो आयन का कंडीशन होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसको बैलेंस रखना पड़ता है। नहीं तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा तो कोई भी नर्व इंपल्स एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके वजह से इसका ये नेचर देखा जाता है। क्लियर है? और कौन कौन सा प्रॉपर्टी छूट जा रहा है? ठीक है। अच्छा, इफ आरबीसी नंबर इज डिक्रीज्ड,
उसके वजह से क्या होगा, इफ नंबर ऑफ आरबीसी इज डिक्रीज्ड इन द बॉडी, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, सुना होगा, ऐसा नहीं है कि ये टर्मिनोलॉजी नहीं सुना है, एनीमिया के बारे में पता है ना। आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को बोला जाता है एनीमिया। और यहाँ पे देखोगे जो एनीमिया होता है इसका भी 3 टाइप होता है। एक तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया, और एक देखोगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया, और एक देखोगे नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। देखो ये 3 कंडीशन देखो। अब यहाँ पे ना एक चीज मैंने छूट गया जो एनसीईआरटी बुक पे तो है नहीं, फिर भी बता देता हूँ। आरबीसी का देखोगे यहाँ पे जैसे मैंने बताया था बोन मेरो से इसका फॉर्म होता है। यहाँ पे आरबीसी का फॉर्म होने के लिए और कुछ सर्टेन फैक्टर भी चाहिए होता है। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी वो होता है फॉलिक एसिड और विटामिन B12। जैसे देखोगे जो प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होता है वो विटामिन के पे डिपेंडेंट का होता है। प्रोथ्रोम्बिन का जो फॉर्मेशन होता है वो विटामिन के पे डिपेंडेंट होता है, आगे के पार्ट में पढ़ाएंगे। सिमिलरली देखोगे जो आरबीसी का फॉर्म होता है उसके लिए भी कुछ मैच्योरेशन फैक्टर चाहिए होता है। उनमें से 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉलिक एसिड और विटामिन B12। और साथ में देखोगे जो यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होता है, यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे जहां पे स्पेस है वहां पे लिख देता हूं। अच्छा, आरबीसी का जो कलर है ये तो पता है ना, रेड कलर का किस लिए होता है, रेड कलर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब यहां पे देखोगे कभी भी सिंगल आरबीसी सेल होगा तो एक्चुअल में वो पेल येलोइश कलर का होता है। जो जब बहुत सारी आरबीसी एक जगह पे आता है तब जाकर एक्चुअल में ये रेड कलर विजिबल होता है, दिखाई देता है। बट सिंगल आरबीसी सेल होगा तो वहां पे एक्चुअल में पेल येलोइश कलर ही होता है। यहां पे लिख देता हूं, सिंगल आरबीसी होगा तो पेल येलो कलर होगा, और मल्टीपल आरबीसी एक जगह पे होगा उसके वजह से एक्चुअल में रेड कलर विजिबल होगा। जैसे देखोगे हमारे बॉडी पे जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका भी कलर डिफर होता है। देखोगे जो जहां पे बॉडी के अंदर मतलब उस वेन पे मतलब उस आर्टरी पे क्या उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल पे जहां पे ऑक्सीजन का डिपोजिशन ज्यादा होता है वो एक्चुअल में ब्राइट रेड कलर का आता है, और जहां पे देखोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा होता है वो एक्चुअल में पर्पल कलर का आता है कि एक्चुअल में डार्क हो जाता है। अब यहाँ पे जो मैंने इसका जो शॉर्टेज के बारे में बताया था, तो इसका मैच्योरेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एक तो फॉलिक एसिड चाहिए होता है और साथ में विटामिन B12 चाहिए होता है। तो कभी भी इनका डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 का डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन पे
जो एनीमिया होता है उसको बोला जाता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और कभी भी आयरन का डेफिशिएंसी के वजह से एनीमिया होगा, इसका डेफिशिएंसी के वजह से एनीमिया होगा तो उसको बोला जाता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। क्योंकि यहाँ पे देखो जो हीमोग्लोबिन का फॉर्म हो रहा है, हीमोग्लोबिन का फॉर्म होने से पीछे यहाँ पे दो मेन कंपोनेंट है। जैसे देखोगे जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंस है ये दो कंपोनेंट से बना होता है। एक तो होता है हीम और साथ में होता है ग्लोबिन प्रोटीन। अब यहां पे देखोगे जो हीम होता है, जब हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी जब टूटता है तो उस कंडीशन पे देखोगे ये हीम दोबारा यहाँ पे रेड ब्लड जो रेड बोन मेरो होता है यहाँ पे आ जाता है। मतलब इनका जो डेथ होता है ना, कभी भी कोई भी आरबीसी जब डेथ हो रहा है तो उसका डेथ होता है एक्चुअल में स्प्लीन के अंदर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक चीज इसके साथ लिख देता हूं। आफ्टर डेथ ऑफ आरबीसी सेल जो हीमोग्लोबिन होगा वो टूट जाएगा किसमें, हीम और ग्लोबिन पे। हीम कहां पे चला जाएगा, इट ट्रांसपोर्ट टू रेड बोन मेरो। और यहां पे जो ग्लोबिन होगा यहां से पहले तो फॉर्म होगा बिलीवर्डिन और इसके बाद यहां से फॉर्म होगा बिलीरुबिन। ये एक्चुअल में ग्लोबिन यहां पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट टू लिवर। और यहां पे जो डेथ हो रहा है, डेथ ऑफ आरबीसी देखोगे occurred in spleen, जिसके वजह से जो स्प्लीन होता है इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। देखो जब भी आरबीसी का डेथ होगा वो कहां पे होगा, स्प्लीन के अंदर होता है, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाए। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का जो टर्मिनोलॉजी है ना, जो देखोगे ज्यादातर पोर्ट पे जो शिप का जो मतलब ब्रेकडाउन होता है, मतलब शिप को जो तोड़ा जाता है वो कहीं ना कहीं यार्ड पे होता है। यार्ड का मतलब होता है जहां पे एक्चुअल में शिप को टूटा जाता है, मतलब उसको मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर होता है उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे क्योंकि स्प्लीन के अंदर इसका स्ट्रक्चर टूट रहा है इसलिए इसको कंपेयर किया जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। अब इसका डेथ होने के बाद जो हीमोग्लोबिन होगा, क्योंकि मेन कंपोनेंट तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन ही है, तो हीम टूट जाएगा तो वो हीम क्या आयरन एक्चुअल में रेड बोन मेरो पे आ जाएगा दोबारा यहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पे जो ग्लोबिन होगा ये ट्रांसपोर्ट होकर लिवर पे जाएगा, फिर उसके बाद ये बिलीवर्डिन प्रोड्यूस करेगा। जो बिलीवर्डिन होता है वो भी टॉक्सिफाई होता है तो इसको फिर से डिटॉक्सिफाई किया जाता है, इसको बिलीरुबिन पे कन्वर्ट किया जाता है। और ये बिलीरुबिन बाइल के थ्रू देखोगे दोबारा ये कहां पे आएगा, जो इंटेस्टाइन है वहां पे आएगा, फिर वहां से वो बॉडी के बाकी पार्ट पे मतलब जो इंटेस्टाइन से लेकर उसका जो ऑलिमेंटरी ट्रैक्ट का पैसेज है वहां से फिर बाहर जाता है। और ये बिलीरुबिन के वजह से जो प्लाज्मा का जो कलर होता है ना, येलोइश कलर होता है, वो एक्चुअल में बिलीरुबिन के वजह से ही होता है। क्लियर है? और ये कंडीशन देखोगे जो नॉर्मोसाइटिक बता रहा हूं, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ब्लड, कोई भी फ्रैक्चर क्या इंजरी के वजह से जब बॉडी से ब्लड रिलीज हो जाता है ज्यादा से ज्यादा,
उस कंडीशन पे भी आरबीसी का भी लॉस होगा, तो उस कंडीशन को बोला जाता है नॉर्मोसाइटिक, मतलब नॉर्मल सिचुएशन पे। और यहाँ पे मैक्रोसाइटिक कब कब होगा, जब फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 का डेफिशिएंसी होगा, और माइक्रोसाइटिक होगा तो आयरन का डेफिशिएंसी की वजह से होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? अब आरबीसी का फंक्शन लिख देता हूं। देखो, इट ट्रांसपोर्ट gaseous substance like O2 and CO2 साथ में देखोगे इट एक्ट एज ए बफर फॉर मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक बैलेंस। मतलब ये एक्चुअल में एसिड बेस बफर के तरह काम करता है। एसिड और बेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेंटेन करता है कौन, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक्चुअल में बफर की तरह काम करता है, एसिड और जो बेस होता है उसको बैलेंस करता है, और मेन काम जो होगा वो गैसियस ट्रांसपोर्ट पे हेल्प करता है। तो आरबीसी का यही मेन दो फंक्शन होता है। इसके बाद देखो डब्ल्यूबीसी, इसको बोला जाता है आर्मी ऑफ सेल। सोल्जर ऑफ सेल। क्योंकि देखो एक कंट्री पे जो आर्मी का काम होता है, बॉडी के अंदर देखा जाए जो डब्ल्यूबीसी सेल होता है वो भी सेम काम करता है। मतलब बॉडी के अंदर कोई भी हार्मफुल पैथोजन, क्या कोई भी जो इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे कोई बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, फंगस आ रहा है, उसको किल करने का जो मारने का काम होता है वो किसके द्वारा होता है, वो डब्ल्यूबीसी सेल के द्वारा होता है। इसलिए इसको आर्मी ऑफ द सेल भी बोला जाता है और सोल्जर ऑफ द सेल भी बोला जाता है, और डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी भी बोला जाता है। अब इसका नंबर देखो, पहले तो एनसीईआरटी बुक पे जो डेटा है वो बोल देता हूं। इनका नंबर देखोगे 6000 से लेकर 8000 मिलीलीटर पर 100 ml ब्लड पे देखोगे। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है, ये एनसीईआरटी बुक पे है नहीं, अप्रोक्स 12 घंटे से लेकर 12 दिन तक होता है। इसका ड्यूरेशन कितना होता है, लाइफ स्पैन 12 घंटे से लेकर 12 दिन तक होता है। अब हमको देखना होगा, और इसका शेप देखोगे, ये कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, इसका डिफरेंट काइंड ऑफ शेप होता है। तो इसलिए यहाँ पे इरेगुलर शेप लिख सकते हो, सर्कुलर भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, और बेस्ट टर्मिनोलॉजी होगा इरेगुलर शेप। एमीबॉइड, एमीबॉइड टाइप का एमीबॉइड शेप। ठीक है, अब ये एमीबॉइड जैसा शेप कहाँ पे दिखाई देता है इसके बारे में मैं बताऊंगा, और क्यों होता है इसके बारे में भी मैं बता रहा हूं। अब देखो डब्ल्यूबीसी का पहले तो हमको इसका टाइप के बारे में देखना पड़ेगा। देखो इसका मेनली दो टाइप देखोगे, एक तो होता है ग्रैनुलर और एक होगा
अग्रेनुलर। अब ग्रैनुलर के अंदर, ग्रैनुलर मीन्स ऐसा सेल जिसके अंदर कोई ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंस होगा, और एग्रैनुलर होगा तो यहाँ पे कोई भी डॉटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंस नहीं होगा। अब ग्रैनुलर के अंदर भी तीन टाइप देखा जाता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। और एग्रैनुलर के अंदर भी दो टाइप देखोगे, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। और इसके अंदर भी दो टाइप देखोगे, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अब यहाँ पे हमको इसका नंबर के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम पे डायरेक्टली नंबर से क्वेश्चन आता है। जैसे देखो कि जो न्यूट्रोफिल का जो नंबर होता है वो 60 से लेकर 65% होता है, और बेसोफिल का नंबर देखोगे सबसे कम होता है, 0.5 से लेकर 1% होता है। और इओसिनोफिल का नंबर देखोगे 2 से लेकर 3% है। एनसीटी बुक में 2 से लेकर 3 है ना। अब उस हिसाब से देखोगे जो लिम्फोसाइट का नंबर है ये 20% के अप्रोक्स होता है, 20 से लेकर 25% तक। और मोनोसाइट का नंबर देखोगे 6 से लेकर 8% होता है। एनसीईआरटी बुक पे देखोगे वहां पे न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट को एक साथ दिया है 6 to 8%, जो मेनली एक्चुअल में फैगोसाइटिक नेचर का होता है। फैगोसाइटिक नेचर और ए के बीच में जो नेचुरल किलर सेल है उन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस बताऊंगा। अब ये तो हो गया इसका बॉडी के अंदर डिपोजिशन, मतलब कितने परसेंटेज पे प्रेजेंस है। तो सबसे ज्यादा किसका प्रेजेंस है, न्यूट्रोफिल का, और सबसे कम किसका प्रेजेंस है, बेसोफिल का। अब इसका नेमिंग कैसे हुआ, हर एक का प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बता रहा हूं। तो पहले देखो ग्रैनुलर, तो ग्रैनुलर के केस में यहाँ पे ड्रॉपलेट के फॉर्म पे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंस है, इसलिए ग्रैनुलर है। अब यहाँ पे पहले मैं न्यूट्रोफिल के बारे में बताता हूं। अच्छा, न्यूट्रोफिल से पहले इओसिनोफिल देख लो, वहां से बेटर होगा। देखो जो इओसिनोफिल होता है इसका एक और नाम होता है एसिडोफिलिक, एसिडोफिल बोला जाता है। देखो एक तो हो गया इओसिनोफिल, और साथ में यहाँ पे बेसोफिल भी लिख देता हूं। ये इसलिए होता है इट स्टेंड विथ एसिडिक डाई। जैसे देखोगे इओसिन से ये स्टेन होता है, स्टेनिंग क्या होता है इसके बारे में नहीं तो बता देता हूं, पता नहीं होगा तो। इट स्टेन विथ बेसिक डाई। ये जनरली देखोगे कौन सा ये पे हो सकता है, इओसिन तो ये होता है एसिडिक होता है। बेसिक डाई के अंदर कौन सा आता है, कोई डाई का नाम बताओ, मेरे को ये याद ना नहीं आ रहा है। अच्छा याद नहीं आ रहा है, ब्लू, हाँ मिथिलिन ब्लू होगा। जो मिथिलिन ब्लू होता है वो बेसिक डाई होता है। देखो डाई एक्चुअल में एक कलर पिगमेंट होता है, क्योंकि सेल का जब भी क्रॉस सेक्शन करोगे वो सेल का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप पे दिखता नहीं है, उसको कोई ना कोई कलर रिएजेंट ऐड करना पड़ता है। ये जो डाई के बारे में मैं लिखा हूं वो एक्चुअल में कलर रिएजेंट है। मतलब कभी भी मेरे को इओसिनोफिल का स्ट्रक्चर देखना होगा तो मैं वहां पे बेसिक डाई डालूंगा तो उसका कलर नहीं दिखेगा,
मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में विजिबल नहीं होगा माइक्रोस्कोप पे। उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए कोई ना कोई एसिडिक डाई को मेरे को ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर उसका जो कलर है वो दिखाई देगा, उसका स्ट्रक्चर भी दिखाई देगा। तो इसके वजह से इसका जो नाम है इओसिनोफिल है, इसलिए इसको एसिडोफिल भी बोला जाता है। और जो बेसोफिल नाम है इसलिए क्योंकि ये बेसिक डाई से स्टेन होता है, इसलिए इसको बेसोफिल बोला जाता है। क्लियर है? अब इसका प्रॉपर्टीज देखो। नंबर तो हो गया, नंबर तो पता चल गया ना। अब ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। इसका फंक्शन देखो, इट हेल्प्स इन द किलिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। और इसका जो मेन काम होता है, इट एक्ट एज ए एंटी हिस्टामिनिक, इट सोच लिखता हूं, इट सोच एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज। कितना टाइम बाकी है बेटा? बाकी है ना? 10 मिनट, खत्म कैसे करूंगा? अच्छा ठीक है, देखो देखो जो इओसिनोफिल है, एक इसका मेन प्रॉपर्टीज है ये एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज शो करता है। और जो बेसोफिल है ये एक्चुअल में हिस्टामिन सिक्रेट करता है। देखो इसका जो फंक्शन है, इट रिलीज हिस्टामिन, और क्या क्या रिलीज करता है? सेरोटोनिन, और साथ में देखोगे सेरोटोनिन रिलीज करता है, हिस्टामिन रिलीज करता है, और हेपारिन रिलीज करता है। अब देखोगे इन तीनों का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे हिस्टामिन बॉडी के अंदर जो एलर्जिक रिएक्शन होता है उसको प्रोमोट करता है, ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेरोटोनिन ब्लड कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड वेसल लिखना होगा, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन। और यहां पे देखोगे हेपरिन जो होता है वो एंटी कोआगुलेंट की तरह काम करता है। पता है ना? इन तीनों के बारे में पता नहीं है? अच्छा देखो, जो बेसोफिल होता है यहां से तीन सब्सटेंस का रिलीज होता है। एक तो होता है हिस्टामिन का, सेरोटोनिन का, और साथ में हेपारिन का। देखो हेपारिन के बारे में तो पता होगा ना, जो बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड कभी भी कोआगुलेट नहीं होता है, क्लॉट नहीं होता है, इसलिए क्योंकि वहां पे हेपरिन प्रेजेंस है। और उस हेपरिन का फॉर्मेशन कहां से होता है? बेसोफिल से होता है। आप साथ में देखोगे जो सेरोटोनिन है ये एक्चुअल में ब्लड वेसल का जो होता है इसका कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ये रैश मैकेनिज्म पढ़ोगी तो वहां पे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। एक्चुअल में जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है वो कभी भी कम हो जाता है, तो उसको नॉर्मल कंडीशन पे वापस लाने के लिए जो ब्लड प्रेशर होता है दोबारा इंक्रीज करना पड़ता है। तो जो दोबारा इंक्रीज करने का जो प्रोसेस है उस टाइम पीरियड पे सेरोटोनिन का काम होता है कि ब्लड का जो वेसल जो ब्लड वेसल है उसका साइज जो वॉल्यूम है उसको छोटा कर दो, जिसके वजह से उतना ही अमाउंट ऑफ ब्लड जाना पड़ेगा, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज होगा, जिसके वजह से क्या होगा? जो जीएफआर रेट जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? और साथ में देखो कि जो हिस्टामिन है वो एक्चुअल में एलर्जिक रिएक्शन को प्रमोट करता है। बॉडी पे जब भी एलर्जी होता है ना, वो एक्चुअल में इचिंग होता है, मेनली बेसोफिल से हिस्टामिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिसके वजह से एलर्जिक रिएक्शन होता है। और इसका रिएक्शन को डाइल्यूट करने के लिए काम करता है इओसिनोफिल। जब ये बढ़ जाता है तो ये फिर उस केस में इओसिनोफिल का नंबर बढ़ जाएगा, तो वो एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी शो करेगा, जिसके वजह से जो हिस्टामिन का सिक्रेशन है इसको कम कर देगा। क्लियर है?
और न्यूट्रोफिल देखोगे इट 10 विथ एसिडिक एंड बेसिक डाई, इसलिए इसका नाम न्यूट्रोफिल है। इसलिए क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये एसिड और बेसिक दोनों डाई पे ये स्टेन होता है, इसलिए इसका नाम न्यूट्रोफिल है। और इसका मेन फंक्शन देखोगे फैगोसाइटिक प्रॉपर्टीज होता है। इट शोज phagocytic properties by which it engulf foreign substances। पैथोजेनिक सब्सटेंसेस। क्लियर है ना? तो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल के बारे में पता हो गया। अब देखोगे इनका ना थोड़ा शेप पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक राफ शेप ड्रॉ कर देता हूं। देखो न्यूट्रोफिल के केस में हर जगह पे ना यहाँ पे जो न्यूक्लियस का लोब है उसके बारे में पता करना है। इओसिनोफिल के केस में देखोगे जो न्यूक्लियस होता है वो एक्चुअल में बाइलोब होता है, हेडफोन जैसा होता है। और बेसोफिल के केस में देखोगे जो लोब का नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तीन हो जाता है। और इस केस में एक्चुअल में न्यूट्रोफिल के केस में ये लोब और भी बढ़ जाता है। लोब ऑफ न्यूक्लियस इस केस में कितना होगा? 2। और इस केस में 3। और इस केस में देखोगे मोर देन 3, 5 तक हो सकता है। मोर देन 3 और इसका एक्सटेंशन देखोगे 5 तक हो सकता है। ठीक है। और इस केस में देखोगे जो लिम्फोसाइट सेल है इसका शेप मोनोसाइट के केस में जो न्यूक्लियस होता है वो एक्चुअल में किडनी सेपेट होता है। और जो लिम्फोसाइट होगा, ये नॉर्मल लिम्फोसाइट मैं ड्रॉ करता हूं, सॉरी ये ग्रैनुलर नहीं होगा। और इस केस में देखोगे जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होगा, टी लिम्फोसाइट के केस में जो न्यूक्लियस का शेप होगा ये थोड़ा छोटा होता है। और बी के केस में ये एक्चुअल में साइज पे बड़ा होता है। बट इन दोनों के केस में राउंड सेपेट होता है। इस केस में यहाँ पे एक्चुअल में किडनी सेपेट होगा और इस केस में राउंड सेपेट होगा। और इओसिनोफिल के केस में ये हेडफोन जैसा स्ट्रक्चर होगा, 2 लोब होगा। और यहाँ पे न्यूक्लियस का शेप देखोगे यहाँ पे 3 लोब होगा और इस केस में 3 से लेकर 5 लोब हो। ये एक्चुअल में इसका आइडेंटिफाइंग फीचर्स है जिसके थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये सेल का जो टाइप है। अब कहाँ तक हो गया? न्यूट्रोफिल के बारे में हो गया ना। अब देखो लिम्फोसाइट।
लिम्फोसाइट भी इट ऑल्सो shows phagocytosis properties. ये भी फैगोसाइटोसिस का जो प्रॉपर्टीज है इसको शो करता है। तो इसके थ्रू ये क्या करता है, बाहर से इट एनगल्फ द फॉरेन सब्सटेंसेस। फॉरेन कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस होगा तो उसको जो मारने का काम होता है, दो मेनली सेल काम करता है, एक तो होता है न्यूट्रोफिल सेल और एक होता है वहां पे लिम्फोसाइट सेल। क्योंकि जो लिम्फोसाइट होता है ये मेनली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो लिम्फोसाइट के अंदर देखो, मैं लिम्फोसाइट का टाइप लिखकर यहाँ पे दिखाता हूं। तो लिम्फोसाइट के अंदर भी हमने दो टाइप हम रेट करते हैं, बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट होता है ये ह्यूमरल इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है, इसके बारे में बता रहा हूं, और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब यहां पे देखोगे जो बी लिम्फोसाइट होता है इससे भी जब भी कोई एंटीबॉडी बनता है, ये यहाँ पे भी दो सेल होता है, एक होता है प्लाज्मा सेल और एक होता है मेमोरी सेल। अब यहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट देख रहे हो, सॉरी एक मिनट, और यहाँ पे जो मेमोरी सेल देखोगे यहाँ पे इसका भी कुछ टाइप होता है, रुको, यहाँ से बनता है एंटीबॉडी और ये मेमोरी सेल, ये भी एंटीबॉडी। देखो प्लाज्मा सेल, देखो बी लिम्फोसाइट का मेन काम होता है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना। अब यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने के लिए दो टाइप का सेल होता है, प्लाज्मा सेल होता है, साथ में मेमोरी सेल होता है। प्लाज्मा सेल क्या करता है, उसका जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगा उसको प्रोड्यूस करेगा, और जो मेमोरी सेल होगा उसको कैसे बनाया जा रहा है उसका प्रोसेस को मेमोराइज करता है। उसका जो प्रोसेस है बनाने का जो तरीका है उसको याद करता है। दोबारा कभी भी उस टाइप का पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो तुरंत उसके अगेंस्ट पे एक्शन लिया जाएगा। जैसे देखोगे किसी का बॉडी पे कभी भी स्मॉल पॉक्स होता है तो दोबारा उनके बॉडी पे स्मॉल पॉक्स होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। इसलिए क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बॉडी के अंदर जितने भी एंटीबॉडी बनता है, जो मेमोरी सेल होता है उसको याद करके रखता है कि किस तरीके से वो एंटीबॉडी को बनाया गया था। तो इसलिए देखोगे फर्स्ट टाइम जो एंटीबॉडी का प्रोड्यूस होता है वो लिटिल अमाउंट पे होता है, और वो जो रेस्पॉन्स होता है उसको प्राइमरी रेस्पॉन्स बोला जाता है। बट सेकेंड टाइप जब भी रेस्पॉन्स आएगा वो एक्चुअल में एनामिनिस्टिक रेस्पॉन्स बोला जाता है। एनामिनिस्टिक का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, वो तुरंत उसके अगेंस्ट पे जो बॉडी होगा वो एक्शन लेगा, जिसके वजह से वो सब्सटेंस एक्चुअल में बॉडी के अंदर रिएक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर है ना? टाइम क्या बाकी है, खत्म हो गया? बताओ। ओ अच्छा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और कुछ टाइप लिख देता हूँ जहाँ तक हो रहा है। अब देखोगे टी सेल का भी कुछ टाइप होता है। एक तो हेल्पर टी सेल होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है, और देखोगे सप्रेसर टी सेल होता है। अच्छा, तो हेल्प जो टी सेल होता है इसका मेनली थ्री टाइप होता है, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल और सप्रेसर टी सेल। देखो हेल्पर टी सेल जो होता है ये एक्चुअल में बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है।
जो हेल्पर टी सेल होता है ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है, और बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा तो वो प्लाज्मा सेल एक्टिवेट होगा, और प्लाज्मा सेल एक्टिवेट होकर उसके अगेंस्ट पे स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, और जो मेमोरी सेल होगा उसका मेमोराइजेशन का प्रोसेस करेगा। सिमिलरली देखोगी साइटोटॉक्सिक जो टी सेल होता है वो डायरेक्टली वो बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट ना करके ये डायरेक्टली एक्शन लेता है, तो इसलिए इसको साइटोटॉक्सिक बोला जाता है। मतलब वो पर्टिकुलर सेल के अगेंस्ट पे वो खुद डिसीजन ले सकता है उसको मारना है कि छोड़ना है। और जो सप्रेसर टी सेल है उसका जो पैथोजेनिक एक्टिविटी होता है, जो टॉक्सिसिटी होता है उसको कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, इसलिए इसका नाम सप्रेसर टी सेल है। क्लियर है? इट इनडायरेक्टली एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट और देखोगे इट डायरेक्टली किल द पैथोजन और इट सप्रेस द पैथोजन। सप्रेस मतलब उसका जो टॉक्सिसिटी है उसको कम कर देता है। टाइपिंग खत्म हो गया क्या? अच्छा, ठीक है, अगले क्लास पे एक के बारे में पढ़ाएंगे। मिनट इसको डिलीट कर दो। तो नेक्स्ट क्लास पे बेटा प्लेटलेट के बारे में बताएंगे। प्लेटलेट होगा और साथ में यहाँ पे ये भी है ब्लड ग्रुपिंग। थैंक यू बेटा। अभी 3 मिनट टाइम है क्या?